नवाज साहब ये फरमाइएगा, ये जो बिलावल भुट्टो साहब की धमकी समझें इसको, या इसको फिर एक पॉलिटिकल विजडम समझें कि जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ये लोग जीत गए तो फिर दोबारा धरने होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद चौधरी साहब देखें, कुछ ऐसी चीजें होती हैं माजी की जो इंसान, मैं समझती हूँ कि अपनी पीएमएलएन का जो एक तरीका कार है, बल्कि इसको तरीके वारदात कहा जा सकता है कि आप जब इलेक्शन से पहले ही हतमी नताइज 2013 के अभी तक फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए थे, लेकिन पीएमएलएन की लीडरशिप जो है वो पहले ही तकरीर कर चुकी है और अपनी विक्ट्री स्पीच इन्होंने जब दे दी तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। कैंडिडेट्स के पास अपने रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए थे, फॉर्म 45 नहीं थे उनके पास, और यहाँ पे नून लीग के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने आप को वजीर आजम कह चुके थे। इस दफा तो इन्होंने उससे भी 10 कदम आगे बढ़ के आज अखबारों की आप सुर्खियां देखें तो इश्तिहार ऐसे ऐसे लगाए गए जिसके ऊपर बाकायदा वजीर आजम डिक्लेयर कर दिया, और ये कहीं नहीं मेंशन कि ये पेड कंटेंट है, ये कोई इश्तिहार है। और ये मेंशन किए बगैर उन्होंने जो है अपने आप को वजीर आजम का जैसे कोई एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए लोगों के अंदर ये तरीके, और ताज्जुब की बात ये है कि ये इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। किस तरह अखबारों ने, मीडिया ने ऐसी चीज को एक इश्तिहार के तौर पे एक कंफ्यूजन के तरीके से छापा कि लोगों में एक तासुर जाए कि गोया के कोई इलेक्शन के फैसले हो गए हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये वो चीजें हैं जिससे एक इंप्रेशन जाता है कि दोबारा एक खाम, लेकिन ये तो वही लोग नहीं है जिनके साथ आपने इत्तेहादी हुकूमत बनाई थी, 16 महीने आप उनके साथ एंजॉय करते रहे इक्तदार को, और फिर आज आपको महसूस हुआ कि ये नवाज शरीफ 2013 वाला नवाज शरीफ है। देखें, जब उस वक्त इत्तेहाद हुआ था पीडीएम का, हमने उस वक्त भी वाज़ेह तौर पे ये बात कही थी कि उस वक्त भी हमने वाज़ेह तौर पर ये बात कही थी कि जी जावेद चौधरी साहब जी, आपको आवाज आ रही है? बात कीजिएगा जी ना साहिबा जी, आवाज आ रही है जी आपके जी जी अच्छा जी। तो हमने आपकी चैनल से बार बार एक्चुअली दोबारा कॉल आ रही है, दैट्स इंटरप्टिंग अ लॉट। जी आप बोलिएगा। हाँ जी जी, तो वो आपकी स्काइप से दोबारा कॉल्स आ रही हैं मुझे, तो आप उनको फिर बैक एंड मैं दोबारा आपके पास आता हूं, दोबारा वापस आता हूं आपकी तरफ। डॉक्टर साहब फरमाइए सर, ये अब तो सारे इलेक्शन सर पे हैं, बल्कि एक दिन रह गया इस दरमियान, और इसमें कोई शक नहीं है कि आपको कैंपेन करने का मौका नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद आप बड़े होपफुल हैं। तो ना जलसा हुआ, ना कैंपेन हुई, उम्मीदवारों को आप नहीं जानते, उम्मीदवार अपने हलकों के बारे में नहीं जानते, वो हलकों में पहुंच नहीं सके, कैसे इलेक्शन जीते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह है कि हर चीज में कहीं ना कहीं सबब अल्लाह ताला बना देता है, इसमें कोई शक नहीं। आप उसकी बात करते हैं कैंपेन नहीं कर सके, एज वी स्पीक NA 219 के कैंडिडेट जो थे डॉक्टर मुजफ्फर पकड़ लिया गया है, PP 206 सैयद हुसनैन शाह पकड़ लिए गए हैं, NA 73 अली असजद मलिक पकड़ लिए गए हैं, PP 168, PP 17, PP 231 सरगोदा, PP 35, इन सब के कैंडिडेट्स और साथ वर्कर्स और उनके बच्चों को या उनको किसी को सबको पकड़ लिया गया एज वी स्पीक। आज के दिन, कल के दिन, पिछले 2 दिनों में ये हुआ है। हर जगह पे जाके देखें जहां पे जलसे हो रहे हैं, वहां पे पीटीआई वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिनके जलसों को या जिनकी रैलीज को इजाजत नहीं दी जाती, बाकी हर एक को दी जा रही है, सिर्फ पीटीआई वालों को इजाजत नहीं दी जा रही। और उसके ऊपर फिर मतलब इजाजत ना देने के बाद फिर आंसू गैस भी फेंके जा रहे हैं, फिर उसके अलावा उधर लाठी चार्ज भी हो रही है। तो ये सारी चीजें ये बता रही है कि हम लोग जा किस तरफ रहे। लेकिन आपने सवाल किया कि हम क्यों हैं। देखिए, इस तरह है कि इमरान खान ने को उम्मीद इतनी है इस कौम से, अब उस बंदे की उम्मीद को देखे ना, या उसके यकीन को अगर उम्मीद पूरी नहीं होती तो फिर कौम के खिलाफ होंगे। देखिए इसे मैं ये समझता हूं जितना यकीन उनको है ये कौम निकलेगी बाहर, ये कौम परसों निकलेगी। आज तक, और ये याद रखें, आज तक, आज रात तक या कल सुबह तक, इससे पहले कि जब ये सारे इंटरनेट वगैरह बंद हो जाए, ये हर एक शख्स, खासतौर पे यंगस्टर्स और सारे इन लोगों ने अपने इलाके के लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया होगा। इनको ये भी पता है कि 2 नंबरी हो गई। लेकिन जैसे आपको यकीन है कि इमरान खान साहब जीते? देखिए, मेरा ये ख्याल है, अगर आप मुझसे पूछे ना, मैं नॉट बिकॉज आई एम कि मैं तहरीके इंसाफ से हूं, मुझे ऐसे लगता है, जो मैं लोगों से सुन रहा हूं, मुझे ऐसे लगता है
कि देखिए सिंध में इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी बनाएगी, लेकिन कराची में एक बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता है, ठीक है, वो भी उम्मीदवार। बलूचिस्तान में भी आपके लोग नहीं है, बलूचिस्तान में हमारे नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, पहले भी नहीं थे, लेकिन वी डोंट नो। केपी हमारे पास है इंशाल्लाह ताला, ठीक, उसमें आजाद लोगों की आजाद गवर्नमेंट होगी, ठीक है। अब आ जाती है पहली गवर्नमेंट होगी जो आजाद होगी, वहां पे किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक होगा, लेकिन अभी वो अनरजिस्टर्ड टाइप की गाड़ी होगी, ठीक है ना। तो आप एक ऐसी गवर्नमेंट बना रहे हैं जिसके पीछे पार्टी का कोई झंडा नहीं होगा, जिसके पास पार्टी का सिंबल नहीं है, झंडा है सिंबल नहीं, ठीक है। अब बात आ जाती है पंजाब की। अच्छा, जो फेडरल है उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है, मेरा यह ख्याल है कि फेडरल में किसी के पास मेजॉरिटी नहीं होगी, लेकिन जो करीब तरीन होंगे वो आजाद लोग होंगे। अच्छा, अब ये याद रखिए, ये आजाद लोगों को जरूरी नहीं है कि 3 दिनों के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करना जरूरी है। जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो 3 दिनों में ज्वाइन करेगा, ठीक, नहीं करेगा तो वो आजाद रहेगा। अब वो आजाद रह के वो किसी आजाद। वैसे एक सवाल ये भी है, मैं आगे बढ़ना है, मैंने सवाल आपके पास छोड़ना है कि राजा नासिर हब्बास साहब आज मिले हैं इमरान खान साहब से, और ये जब से वो गिरफ्तार हुए हैं, पहले एक शख्स है जिनका फैमिली के साथ ताल्लुक नहीं, वकील नहीं है, जिनको अलाउ किया गया कि आप इमरान खान साहब से मिलने, ये और बैरिस्टर सैफ साहब गए। इन्होंने कोई एक फार्मूला पेश किया इमरान खान साहब को कि जब आपके आजाद उम्मीदवार जीत जाएं तो उन्हें हमारी पार्टी में शामिल करके आप इक्तदार में आ सकते हैं। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? मैं आगे जाऊंगा डॉक्टर फरक सलीम साहब की तरफ। डॉक्टर साहब फरमाइए सर, आपकी खबर है कि ये जो निगरान हुकूमत है, इसे 185% कर्जे पिछले 6 महीने के मुकाबले में ज्यादा लिए, तो ये तो बहुत ज्यादा कर्जे छोड़ते जा रहे हैं, तो इस निगरान हुकूमत की क्या जरूरत है फिर? ये एक खबर जो गर्दिश कर रही है वो यही है जो आप बता रहे हैं, लेकिन जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया है तो पिछले 6 महीने के दौरान, जो जून जुलाई से शुरू होकर दिसंबर तक मामला जाता है, उसमें जो हुकूमती बजट का खसारा है वो कोई 2.7 खरब रुपए का, ट्रिलियन रुपीस का है, और तकरीबन इतना ही कर्जा जो है वो लिया गया है। तो वो 185% की जो फिगर है वो मैं समझता हूं कि जहां तक हुकूमती इदादोशुमार खुद से बता रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। ठीक, वो उससे ज्यादा है, ये नहीं, उससे कम है, उससे कम है। और ये फरमाइएगा कि ये जो बोझ है ये आने वाली हुकूमत के ऊपर होगा, और उससे मार्च में IMF के साथ एक और एग्रीमेंट भी करना है, तो वो गवर्नमेंट किस पोजीशन में होगी उस वक्त? देखिए जज साहब, एक बात कर लेते हैं इलेक्शन से पहले की और एक बात कर लेते हैं इलेक्शन के बाद की। देखिए, इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले 4-5 बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई, आपकी भी नजर से जरूर गुजरी होंगी। एक तो खबर थी कि शंघाई इलेक्टेड जो है वो $2 अरब की डील उसने पाकिस्तान में क्लोज कर ली। फिर खबर आई थी कि एतसलात ने टेलीनॉर पाकिस्तान खरीद लिया है और $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की जा रही है। फिर खबर आई कि वाफी एनर्जी सऊदी कंपनी है, वो $150 मिलियन की सरमायाकारी कर रही है। फिर खबर आई कि रैमको दुनिया की सबसे बड़ी तेल की कंपनी है, वो $100 मिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही है। इलेक्शन के बाद उसकी आप बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्शन के फौरन बाद जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएगा, और हमें बहुत बड़ा एक IMF का नया पैकेज चाहिए होगा। कोई भी हुकूमत जो है वो IMF के पैकेज के बगैर मेरी नजर में नहीं चल पाएगी। अगले 3 सालों में कोई $80 अरब डॉलर के हवाले से हमने पेमेंट करनी है, और वो IMF के अलावा जो मामला है वो नहीं चलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, या 2 या 3 बड़े सवाल चाहिए जो मेरे ज़हन में आते हैं। वो एक तो ये है कि जो नई हुकूमत मुंतखब होके आएगी, क्या वो सियासत को तरजीह देगी या मईशत को तरजीह देगी?